हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामलाल जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री महेश शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए और इस कार्यक्रम में आए हुए चिकित्सक या डॉक्टर मित्रों, एक बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि अपने मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत डॉक्टर्स का एक संपर्क होता है और उस संपर्क को पेशेंट के साथ समाज में उसका प्रयोग हम लोग इस चुनाव में करें। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा इससे आगे भी बढ़े और इसके पीछे कारण मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं कि बार बार पिछले कई महीनों से मेरी उनसे चर्चा होती थी और दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जाएगा अब ये स्पष्ट नहीं था। कुछ लोग मांगते थे कि कांग्रेस शीला जी फिर जीत सकती हैं, तो मैं उनको बार बार उदाहरण देता था। मुझे दिल्ली में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कांग्रेस से प्रसन्न हो, अक्सर कांग्रेस की आलोचना करने वाले मिल रहे हैं। पूरी इकोनॉमी का प्रशासन बिगड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट निवेश एकदम रुक गया है देश में, जॉब क्रिएशन रुक गया है। जो एक छवि थी भारतीय अर्थव्यवस्था की कि ये बूमिंग इकोनॉमी है, चाइना के बाद मानते थे सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और पिछले 10 वर्षों में एक नई कल्पना आई थी ब्रिक्स की, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, कि 2050 तक अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को यह रिप्लेस करेगा यह नया एक्सिस। यहां तक पिछले 2-3 वर्षों में चर्चा हुई कि ब्रिक्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसमें से आई बाहर निकल जाएगा। कीमतें आसमान छू रही हैं, भ्रष्टाचार के जो स्कैंडल स्कैम्स हो रहे थे, हर रोज कोई ना कोई चर्चा आती थी। तो मैं राजनाथ जी से कहता था कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस माहौल में कांग्रेस दिल्ली में जीतने की कल्पना और सोच भी कैसे कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने सहयोगियों के साथ निर्णय लेना था कि दिल्ली का नेतृत्व हम किसके हाथ में सौंपें, और उन्होंने एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड निर्णय लिया, क्योंकि अक्सर राजनीति में पहले कभी होता होगा, अब बहुत कम उदाहरण है कि 100% प्रोफेशनल छवि वाला व्यक्ति किसी राज्य में राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में संभाल ले। और राजनाथ सिंह जी ने निर्णय लिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली भाजपा के नेता होंगे और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। और जिस दिन से हमने डॉक्टर साहब का निर्णय लिया है, दिल्ली में कौन जीतेगा ये बहस मैं मानता हूं समाप्त हो चुकी है। एक व्यक्ति के नाते, एक प्रोफेशनल के नाते उनकी एक छवि है, इमेज है, और उस छवि को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई आलोचना भी करता है तो कहता है कि बड़े हम्बल हैं, अपने आप को अंडरस्टेट करते हैं। अंडरस्टेट करते हैं मतलब ओछापन नहीं करते।
डॉक्टर हर्षवर्धन उन लोगों में से हैं, अब विरोधियों को भी बड़ी कठिनाई है कि इनकी आलोचना कैसे करें। और ऐसी छवि बना रखी है कि कोई बात चिपकाने की भी कोशिश करे तो नहीं चिपकती। 20 वर्षों से विधायक हैं और एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया चुनाव लड़ो तो मैं बड़ा मजबूरी में लड़ा। एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहे, राजनीति से प्राप्त करने कुछ नहीं आए। मिनिस्टर रहे तो शासक कम थे, सोशल वर्कर ज्यादा थे, और समाज की जो चिंताएं थी उसके संबंध में सोचते थे। ईमानदारी थी, अच्छे व्यवहार कुशल थे, इसलिए विश्वसनीयता रही। आज की राजनीति के संकट में सबसे आवश्यक यह है कि किसी भी राजनीतिक नेता का जो सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो वो लंबी दौड़ दौड़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगा। और इसलिए डॉक्टर साहब को आते ही, मैं डॉक्टर साहब से बात करता रहता हूं आजकल हर दूसरे तीसरे दिन, कि इनकी स्वीकृति दिल्ली के नागरिकों में एक साफ सुथरी छवि, एक अविवादित छवि, एक प्रोफेशनल होने का स्वाभाविक लाभ, ये डॉक्टर साहब को है। अब मैं आपसे केवल डॉक्टर्स की हैसियत में बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रोफेशनल होने का आप सबको लाभ है। जिन क्षेत्रों में आप हैं, जिन हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, अपने क्लिनिक्स में हैं, जहां आप रहते हैं, समाज के किसी ना किसी वर्ग पे आपका अच्छा प्रभाव है। मैं अगले 10 दिन की बात नहीं कर रहा। आज 24 तारीख है, 4 तारीख को चुनाव है। आप अपने समय में से अगले 5-6 महीने में हमें थोड़ा सा समय दे दें। ये एक प्रकार से रिले रेस है। 4 तारीख को दिल्ली का चुनाव समाप्त हो जाएगा, 8 को परिणाम आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि चारों बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। अभी ये चर्चा होती है, कांग्रेस के जो मित्र मिलते हैं वो चर्चा होती है, नहीं 2 राज्यों में तो आप जीत रहे हो, शायद वहां आप रुक जाओ। बड़ी कठिनाई से एक आध ढूंढते हैं कि जहां इतना कह पाए कि वहां मुकाबला है। और इसलिए इस राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के लिए जीतना और हमारे लिए किसी प्रांत में हारना काफी कठिन है। और अगर हम 8 तारीख के चुनाव में चारों प्रांत जीत जाते हैं तो उसका देश की राजनीति पे असर पड़ने वाला है। इट्स अ पैरालाइज्ड गवर्नमेंट एट द सेंटर, एंड इफ वी विन ऑल द 4 assemblies from 8th December, this will be a lame duck government. एक प्रकार से अपाहिज सरकार हो जाएगी। और लोकसभा के चुनाव का भी एजेंडा अपने आप में तय हो जाएगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को 4 तारीख के चुनाव में मुख्यमंत्री बनवा दें और अगले 4-5 महीने मेहनत करके श्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाएं। और ये एक प्रकार से लगातार कंटिन्यूअस कैंपेन चलेगा। मैं केवल आप लोगों से इतनी बात कहूंगा कि आप डॉक्टर की हैसियत से नहीं, लेकिन एक राजनीतिक मैसेंजर की हैसियत से काम कीजिए। पार्टी का कोई भी सहानुभूति रखने वाला सिंपथाइजर, कार्यकर्ता पार्टी का संदेश लेके जाता है। जिस प्रोडक्ट को हमने आगे रखा है, जिस व्यक्ति को आगे रखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली में, मोदी जी को केंद्र में, अब लोगों तक इन व्यक्तित्व को पहुंचा पाना आज के संदर्भ में काफी अच्छा और सरल भी है।
लोग अपने आप तैयार हो रहे हैं। केंद्र में भी लोग मानते हैं कि हमारी सबसे अधिक ताकत आई थी कि एक बार 182 और एक बार 183 सीटें आई थी। विरोधी भी मान रहे हैं कि हम उस आंकड़े को भी अब पार करेंगे। कहां जाके रुकेंगे, और उसका कारण यह है कि यह चुनाव अब दो मुद्दों का हो गया है। पहला, ये एक एंटी इनकम्बेंसी, सरकार विरोधी भावना। अब हम तो केवल इलेक्शन एनालिसिस में सुनते हैं एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी वो फिनोमेना है जिसमें सरकार से लोग नाराज हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। एंड एंग्री पीपल ऑलवेज वोट अ गवर्नमेंट आउट। नाराज लोग सरकार को भगाते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन को तो यह लाभ है कि इनके सामने जिससे लड़ रहे हैं वहां दोहरी एंटी इनकम्बेंसी है, एक दिल्ली सरकार की, एक केंद्र सरकार की। और दूसरा, दिल्ली में भी और केंद्र में भी यह नेतृत्व की लड़ाई बन गई है। लोग परेशान हैं इस नेतृत्वहीनता से, लीडरलेसनेस से। कौन कितने साल प्रधानमंत्री रहा, यह अब संदर्भ में नहीं है। आपने पद पर बैठ के किया गया। अब वर्ष नहीं गिने जाएंगे, काम गिने जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप 20 साल से विधायक हैं। आपके पास भी अब गिनती बची है कि पिछले 2-3 सालों में दिल्ली सरकार के खिलाफ और शीला जी की सरकार के खिलाफ लोकायुक्त ने कितनी रिपोर्टें दी है भ्रष्टाचार की। 1-2 होती तो याद रहती, 4-6 होती तो याद रहती। ऐसी सरकार जिसके खिलाफ हर 15-20 दिन में एक लोकायुक्त की रिपोर्ट आ जाती थी, उसकी गिनती समाप्त हो गई। हमें यह समझाया गया, मैं 2-3 बात छोटी करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय राजनाथ जी को भी जाना है जल्दी। जब दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ तो उस वक्त यह तर्क दिया गया था कि दिल्ली के अंदर 55-60% लोग बिजली का बिल नहीं देते, इसलिए पर यूनिट कीमत ज्यादा है। जब डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज होगी तो ट्रांसमिशन लॉस छोड़कर 85-90% लोग देंगे, पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। ये 1-2 साल बढ़ेगी, उसके बाद ये बिजली का बिल बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। इट विल बी अ कर्व विच विल कम डाउन, ये तर्क दिया जाता था। ये 300% कैसे बढ़ गई? डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस खत्म हुए, आज 80-85 92% तक, 88% तक लोग बिल दे रहे हैं। और इसके पीछे कारण बिल्कुल सरल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कारण समझ में ना आए। एक कारण यह है कि आप प्राइवेट कंपनीज को फायदा दे रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण के साथ ये पूरी सरकार की छवि बतला देता हूं। 70% बिजली इस देश में कोयले से बनती है, थर्मल है। बाकी जितने रिसोर्सेज हैं, हाइडल, न्यूक्लियर, उससे 30% बढ़ती है। हमारे पास भंडार जो कोयले का है वो 200 साल का है। 200 years ऑफ कोल रिजर्व भी है। अब कोयला निकालिए, पावर प्लांट्स को दीजिए, बिजली बनेगी। 7 साल से कोल ब्लॉक्स पैरालाइज हैं, क्योंकि आपने जो एलोकेशन किया वो एलोकेशन का बेसिस ये था कि हम स्क्रीनिंग के आधार पे करेंगे, और जो कांग्रेस से संबंधित लोग थे उनसे पैसे लेकर आप उनको कोल ब्लॉक्स दे रहे थे। अब वो कोल ब्लॉक्स जो हैं वो पैरालाइज हैं। विदेशों से महंगा कोयला आ रहा है। पिछले साल $20 बिलियन, $20 बिलियन का अर्थ रुपयों में है 1,30,000 करोड़। 1,30,000 करोड़ का कोयला बाहर से मंगवाया उस देश ने जहां 200 साल के भंडार हैं। कोल की कीमत बढ़ जाए, बाहर से आ रहा है। बिजली की कीमत बढ़ जाए, फिर प्राइवेट कंपनीज को आप फायदा दे,
300% बिजली बढ़ गई, 1100% पानी बढ़ गया, और पानी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर एससीएल गुप्ता जिस इलाके से हैं, वहां सबसे चिंता लोगों को है पानी पानी। और राहुल गांधी उस एरिया में जाकर भाषण देते हैं कि दिल्ली की उपलब्धि, हमने एयरपोर्ट दे दिया। वहां पानी पीने को नहीं है, संगम विहार में और देवली में जहां वो गए, और वो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये सारा करप्शन, भ्रष्टाचार का असर है, और इसका सीधा असर आम आदमी के ऊपर पड़ता है। जब सरकार को नुकसान हुआ कोल ब्लॉक्स में 1,86,000 करोड़ का, 2G में 1,76,000 करोड़ का। मैं मध्य प्रदेश में, हम लोग अभी कैंपेन खत्म किया है, कल वहां वोटिंग है। दो सबसे बड़े राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश का टोटल बजट 1 लाख करोड़ का है, और यहां एक एक ट्रांजैक्शन में 1,76,000, 1,86,000। इकोनॉमी को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। सुरक्षा देश की ऐसी कि आतंकवादी जहां चाहे हमला कर दें। चाइना जब चाहे इंक्लूड करके टेंट्स लगा के हमारी टेरिटरी में आ जाए। पाकिस्तान भीतर आकर एलओसी के ऊपर सर काट के ले जाए। इस माहौल में ये चुनाव है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसा एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट, और कांग्रेस में तो नेतृत्व का संकट है। केंद्र में भी अगर मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते तो वो कहते हैं जरा अपने नेता को पीछे छुपा लो, और केवल ट्वीट्स और टॉन्ट्स के माध्यम से उसका मोदी जी का मुकाबला कर लेंगे। ये उनकी रणनीति है। और प्रत्यक्ष मुकाबला है कि जो तीसरे लोग आए हैं, इनकी मीडिया प्रेजेंस ज्यादा है। कॉमन मैन, आम आदमी के नाम पर आना। आपने बाटला हाउस में देखा कि उनकी सहानुभूति उस शहीद मूलचंद शर्मा के साथ नहीं है। वो कहते हैं जांच करवाओ। कोर्ट ने सजा कर दी जो दोषी थे, आतंकवादी होल्ड कर लिया, अब किस बात की जांच है? फतवे जारी करवाओ बरेली से, जिस आदमी ने कहा कि तस्लीमा नसरीन का सर काट के लाओगे तो इतना इनाम दूंगा। और मैंने जो टेलीविजन में देखा कि हम मकान भी खाली करवा सकते हैं, हम उधर लोगों से पैसे भी आपके दिलवा सकते हैं, बिजनेस राइवल्स के खिलाफ मुकदमा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है उनको नाम बदल लेना चाहिए आम आदमी पार्टी के स्थान पर रेंट अ कॉज पार्टी, कि जिसका इस तरह का कोई कॉज हो वो हम रेंट करने को तैयार हैं, उस कॉज को अपना के लड़ेंगे, तो इनका कोई प्रभाव नहीं रहने वाला है। और इस परिस्थिति के अंदर राजनीतिक माहौल हमारे अनुकूल है। आपसे मैं केवल इतना कहूंगा कि पार्टी के एम्बेसडर्स, प्रतिनिधि बन के जो हमारा लीडरशिप प्रोडक्ट है वो भी बहुत स्वीकार करने योग्य है। जो हमारे मुद्दे हैं, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और इस माहौल में एक बार कंटिन्यूअस कैंपेन हो जाए, 4 तारीख को डॉक्टर साहब को जितवा दें और मुख्यमंत्री बना दें, और अगले राउंड के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दें। इसके लिए आप पूरा परिश्रम